हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक प्लानिंग। देखो, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर हमने किया था कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया की इकोनॉमी थी, जो वो उसकी स्टेट कैसे थी, यानी कि ब्रिटिशर्स का रूल था यहाँ पे, और वो ब्रिटिशर्स किस तरीके से यहाँ पे हमारे इंडिया वालों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। कभी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, कभी वो इंडस्ट्री सेक्टर में, कभी हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री का उन्होंने डिके किया। तो इस तरीके से मतलब उन्होंने जितना भी एक्सप्लॉयटेशन किया था, और एक एक चीज़ों को हमने बहुत ही डिटेल में आराम से स्टडी किया। जिसने पहले वीडियोस नहीं देखी है, एक लास्ट वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, और उसके बाद अगर बाकी पीछे वाले वीडियोस रह जाते हैं तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, और वहाँ से जाके आपको वीडियोस का लिंक मतलब वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और आज जो हमारा नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो इकोनॉमिक प्लानिंग है, यानी कि 5 ईयर प्लान है। बेसिकली इस चैप्टर का नाम 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि इकोनॉमिक की प्लानिंग किस तरीके से शुरू हुई थी और कैसे क्या प्लान किया गया था इंडिया के अंदर, उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो देखो कहते हैं what is economic planning? Economic planning refers to a system under which a central authority like Planning Commission in India after independence sets a set of targets and specify a set of programs and policies to achieve those targets within the specified period of time. कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। देखो, जैसे नॉर्मली अगर हम बात किसी भी वर्ड से शुरू करते हैं, मतलब कोई भी मीनिंग है किसी का भी, तो हम शुरू करते हैं। जैसे प्लानिंग वर्ड है, तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और कौन करेगा इसको, है ना। प्लानिंग का मतलब यही होता है ना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हुम टू डू। तो इसमें हम बात करें इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि पूरी की पूरी हमारी इकोनॉमिक की प्लानिंग की जा रही है कि कैसा सिस्टम होगा, सेंट्रल अथॉरिटी किस तरीके से पूरे इंडिया को किस तरीके से प्लान करके हम टारगेट्स को सेट करेंगे, और कैसे फिर उन प्रोग्राम्स को, उन टारगेट्स को अचीव किया जाएगा। टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम कौन कौन सी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम सेट करने वाले हैं। तो ये सब कुछ इसके अंदर सेट किया गया था इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर। तो इन्होंने बताया इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है इकोनॉमिक प्लानिंग जिसके अंदर हमारी सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे कि प्लानिंग कमीशन है इंडिया के अंदर, इंडिपेंडेंस के बाद वो एक टारगेट सेट करती है। जैसे उसने 5 ईयर प्लान के अंदर जितने भी टारगेट सेटअप करने थे वो सारे सेट कर दिए। अब उन सेट्स को किस तरीके से प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ के थ्रू अचीव किया जाएगा वो भी सेट कर दिए गए। उन टारगेट्स को अचीव करना है वो भी एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो वो सब कुछ स्पेसिफाई कर दिया। द प्रिंसिपल फोकस इज ऑन द रेशनल मैनेजमेंट ऑफ द स्कैर रिसोर्सेज। और जो मेन फोकस रहा, जो प्रिंसिपल फोकस रहा, वो रहा कि जो स्कैर रिसोर्सेज हैं, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि विलुप्त हो सकते हैं, यानी कि कम रिसोर्सेज हैं और हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है। तो उनका रैशनल मैनेजमेंट करना, यानी उनको उचित तरीके से मैनेज करके चलना कि रिसोर्सेज बेशक से कम है लेकिन हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, तो उनको अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए चलना, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस रहा। तो रिसोर्सेज आर टू बी सो रेशनली ऑप्टिमली यूटिलाइज दैट द सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज अलोंग विद द जीडीपी ग्रोथ। यानी कि हम बात प्लानिंग की कर रहे हैं, तो जो प्लानिंग कमीशन था इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद, उन्होंने इस तरीके से अपने प्लान को सेटअप किया था, टारगेट्स को बनाया था कि एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम इन टारगेट्स को अचीव करने वाले हैं। अब इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमें जो पॉलिसीज़ बनानी है वो पॉलिसी बनाएंगे, प्रोग्राम सेट करने वो प्रोग्राम्स भी सेट कर दें। और जो मेन जो रहा, यानी मेन जो फोकस रहा वो रहा कि रेशनल मैनेजमेंट करनी है स्कैर रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज स्कैर है तो उनको अच्छे तरीके से मैनेज करके चलना है। अब रिसोर्सेज का ऑप्टिममली यूटिलाइज्ड हो और साथ साथ हमारी जो सोशल वेलफेयर उसको मैक्सिमाइज करना है, और वो मैक्सिमाइज किसके साथ साथ करने, जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ हमने अपनी सोशल वेलफेयर को भी मैक्सिमाइज करना है। अब कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज in different development activities in accordance with national priorities. प्लानिंग कमीशन, तो कहता है प्लानिंग कमीशन के अंडर इसकी डेफिनेशन दी है कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब ही ये होता है कि कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन करना अलग अलग एक्टिविटीज़ में। कौन सी एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। किसके अकॉर्डिंग वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, नेशनल प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग। यानी कि अब फिलहाल जो प्रायोरिटी चल रही है उसकी सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी को पकड़ना, देन उसके बाद नेक्स्ट, यानी कि जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो चीज़ें पहले करनी है, जिन चीज़ों पे पहले फोकस करना है उनको पहले लेना, लास्ट वाली चीज़ों को लास्ट पे छोड़ना। यानी इस तरीके से रिसोर्सेज को मैनेज करते हुए चलना है, रिसोर्सेज का, कंट्री के रिसोर्सेज का ऑप्टिममली यूटिलाइज्ड करना, और साथ साथ जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखना, यानी अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे अलग अलग तरीके से नेशनल की प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग सेटअप करना कि किस टारगेट को हमने किस तरीके से अचीव करना है, कितने रिसोर्सेज किस
टारगेट के ऊपर हमने लगाने हैं, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करके चलना, वही आता है हमारा प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर। और ये जो डेफिनेशन है ये प्लानिंग कमीशन ने दी है कि इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज एंड डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। The next देखिए कहते हैं, in India the idea of economic planning become a reality with the setting up of planning commission in 1950। कहते हैं इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक प्लानिंग का आइडिया था ना वो रियलिटी के अंदर सेटअप हुआ था प्लानिंग कमीशन जब 1950 में सेटअप किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर महालनोबिस। तो कहते हैं ये चेयरमैनशिप उस टाइम पे यानी जो आइडिया था वो इन्हीं के माइंड में आया था प्रोफेसर महालनोबिस के अंदर 1950 के अंदर। उन्होंने सोचा था कि प्लानिंग कमीशन को अब हम सेटअप करेंगे और जो भी होगा डिसीजन हम इस प्लानिंग कमीशन को सेटअप करके और वही इसका सब कुछ डिसीजन हम पहले से लेके चलेंगे कि क्या क्या स्ट्रेटजी रहने वाली होंगी, क्या क्या प्रोग्राम्स हम क्या क्या पॉलिसीज़ लगाने वाले हैं इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए, यानी टारगेट्स भी इसी के अंदर सेटअप किए जाएंगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द प्लानिंग कमीशन हैज़ नाउ बीन अबॉलिश्ड। कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है ये बात देखना कि अब जो प्लानिंग कमीशन है वो ख़त्म हो चुका है। इन जनवरी 2015 इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। तो अब इसको रिप्लेस कर दिया गया था नीति आयोग नाम से, यानी नीति आयोग से नीति आयोग आ गया। पहले प्लानिंग कमीशन होता था, अब प्लानिंग कमीशन जो है वो अबॉलिश्ड हो गया, अब नीति आयोग आ गया है। द रोल ऑफ नीति आयोग इज़ टू मेक सच पॉलिसीज दैट एक्सीलरेट द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। तो नीति आयोग जो है उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि पॉलिसीज़ को सेटअप करना और वो इस तरीके से सेटअप करना कि ताकि जो हमारा जीडीपी है वो इंक्रीज़ हो और बहुत शांति रहे और हर यानी जीडीपी ग्रोथ के अंदर इंक्रीजमेंट आए। कहते हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंस टू इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग एग्जिस्ट इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। कहते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के संविधान के अंदर जो इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग है, दोनों प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग भी और सोशल प्लानिंग भी, ये एग्जिस्ट करती हैं। कौन सी लिस्ट के अंदर? 7th शेड्यूल के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड सोशल प्लानिंग की पूरी लिस्ट दे रखी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। कहते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल स्पीयर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कहता है इन इंडिया प्लानिंग कवर्स इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल स्पीयर्स एरिया ऑफ एक्टिविटी। कहते हैं इंडिया के अंदर जो प्लानिंग की जाती है ना वो दोनों स्पीयर्स को साथ लेके चलती है, चाहे वो सोशल है चाहे वो इकोनॉमिक है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड आर द एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक स्पीयर्स। अगर बात करो आप इकोनॉमिक स्पीयर्स की तो उसके अंदर कौन कौन से एरिया आ जाएंगे, चाहे हमारा एग्रीकल्चर है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन है, वो सारे जितनी भी ट्रेड यहाँ पे हो रही है वो इकोनॉमिक स्पीयर से रिलेटेड है और ये भी प्लानिंग के एरिया है। देन उसके बाद अगर हम सोशल की बात करें तो सोशल यानी वेलफेयर से रिलेटेड, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है, हाउसिंग है, आर द प्रिंसिपल एग्जाम्पल ऑफ सोशल स्पीयर्स और एरिया ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग दैट कवर्स बोथ द सोशल एंड इकोनॉमिक स्पीयर्स ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। तो ऐसी प्लानिंग जिसके अंदर हम दोनों ही एरिया को, दोनों ही स्पीयर्स को कवर कर लेते हैं, चाहे वो सोशल है चाहे वो इकोनॉमिक है, तो उसको बोलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। यानी कि इन्होंने कहा कि पहले बात करें कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के अंदर दोनों ही टाइप के स्पीयर्स आएंगी, चाहे वो इकोनॉमिक है चाहे वो सोशल है। इकोनॉमिक का मतलब जहाँ से हमें पैसा ज़्यादा आ रहा है, ऐसे एरिया जैसे कि एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेड किसी चीज़ की हो रही है, तो ये इकोनॉमिक स्पीयर्स के अंदर आ गया। अगर हम सोशल स्पीयर्स की बात करें जहाँ पे वेलफेयर से रिलेटेड बात आ जाए, जहाँ पे हमें सोसाइटी की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, हाउसिंग है, ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ पे मतलब सोसाइटी से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड बात आए वो सोशल स्पीयर्स पे आ जाएगा। जहाँ पे पैसे से रिलेटेड बात आए जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मतलब वहाँ पे वो हमारा इकोनॉमिक स्पीयर्स हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों ही स्पीयर्स की बात करें, चाहे हम इकोनॉमिक को लें चाहे सोशल को लें, तो बोथ अगर कलेक्टिवली हम इनको बोलेंगे तो बोलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद कहते हैं नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। अब कहते हैं कि प्लानिंग की इंडिया के अंदर क्या ज़रूरत पड़ी। कहते हैं इंडिया इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश आ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। देखो जैसे कि हमने पढ़ा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमने देखा था हमारी इकोनॉमी जो थी वो बिल्कुल पिछड़ गई थी और बिल्कुल ही स्टैग्नेंट हो गई थी, यानी बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी हमें मिली ब्रिटिशर्स से इनहेरिटेड के रूप में। हमारी इंडिया जो है वो एक पिछड़ी हुई और एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो हमें सौंप के गए। इट वॉज बैकवर्ड एज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी वर लो। तो कहते हैं कि वो बैकवर्ड थी। कैसे बैकवर्ड थी? क्योंकि आउटपुट का जो लेवल था, प्रोडक्टिविटी का जो लेवल था वो कम था। एंड इट वॉज स्टैग्नेंट। बैकवर्ड तो वो इसलिए थी क्योंकि आउटपुट का लेवल और प्रोडक्टिविटी लो थी। स्टैग्नेंट वो ऐसे थी एज द जीडीपी ग्रोथ वाज टार्डी, एक्सट्रीमली लो। टार्डी का मतलब होता है स्लो है या फिर एक्सट्रीमली लो है। तो कहते हैं क्योंकि, और स्टैग्नेंट इसलिए थी क्योंकि जीडीपी ग्रोथ कम था।
कहते हैं सच एज एन इकोनॉमी कुड नॉट बी लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड टू ट्रेस इट्स पाथ्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कहते हैं तो ऐसी इकोनॉमी के अंदर जो हमें ब्रिटिशर्स से मिली, और वो भी कैसे मिली है, यानी ऐसे मिली है कि उस टाइम पे मतलब कि वो बैकवर्ड है और स्टैग्नेंट है, रुकी पड़ी है। तो ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट आगे आके और बोलते है कि जैसा चल रहा है ना वैसे चलने दो, यानी मार्केट फोर्सेस पे अगर वो छोड़ दे कि सप्लाई जितनी करनी करो, डिमांड जो चल रही है चलो जो, तो ऐसे में क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्कोप ही नहीं होगा, रिच जो है और ज़्यादा रिच होता चला जाएगा, पुअर जो है और ज़्यादा पुअर होता चला जाएगा। तो इट नीडेड अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट की उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट हैंस द रिकॉर्स टू इकोनॉमिक प्लानिंग, तो कहते हैं इसीलिए गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और इकोनॉमिक प्लानिंग को रिकॉर्ड्स किया गया, इकोनॉमिक प्लानिंग आए। तो ये बताना चाह रहा है कि इंडिया के अंदर ऐसे क्या ज़रूरत हो गई थी कि हम इकोनॉमिक प्लानिंग को लेके आए, तो ये बता रहा है कि हमें अपनी इकोनॉमी को सुधारना था, इसीलिए हमने प्लानिंग कमीशन सेटअप किया था, क्योंकि हमने जो मिली थी इंडिया की इकोनॉमी वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड और स्टैग्नेंट थी, तो उसको अब सुधारना था। और वो किस तरीके से सुधर सकता है, इसी तरीके से, यानी प्लान करके हम कुछ काम को करेंगे तभी हो सकता है पॉसिबल। अगर हमने मार्केट फोर्सेस को छोड़ दिया तो फिर बैंड बच जाएगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्रीति कौशिक क्लासेस, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।